हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 4 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिया को ये बात खाई जा रही होती है कि कहीं यान का बाहर कोई अफेयर तो नहीं चल रहा, और बेचारी इसी बात को लेकर टेंशन में रहती है और वो इस बात को मई मई के साथ शेयर करती है। तो मई मई कहती है, वैसे तुम्हारे पति का रिकॉर्ड चेक किया जाए तो उसके लक्षण को देखकर लगता है कि उसका बाहर में कोई ना कोई अफेयर जरूर चल रहा होगा। वैसे भी वो तुम्हारे साथ सोता नहीं और रात को देर से भी आता है, और दूसरी तरफ से सोचा जाए तो तुम्हारा पति एक नंबर का खड़ूस है और उस जैसे इंसान को कौन डेट करेगा। तो जिया ये सब सुनकर पूरी तरह टेंशन में आ जाती है। आगे यान पूरी तैयारी कर लेता है जिया को डाइवोर्स देने की, और वो जेन से अपने डाइवोर्स पेपर की एग्रीमेंट भी बनवा लेता है। तो जेन यान से पूछता है, क्या सच में तुम अपनी वाइफ को डाइवोर्स देने वाले हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम साउ से प्यार करते हो? तो जेन कहता है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि साउ और मेरा एक साथ रहना एक गलती है और तुम साउ को ये गलती करने से रोकना चाहते हो। लेकिन तुम याद रखना, मैं और साउ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे। तो जेन कहता है, तुम्हें जब पहले से ही पता है कि मेरा इस ऑफिस में आने का क्या मोटिव है, तो तुम याद रखना कि मैं साउ का पीछा नहीं छोड़ूंगा, और मुझे पता है कि साउ गलती कर रही है तो मैं पूरी जी जान लगा दूंगा उसे इस गलती को रोकने के लिए। आगे यान अपनी कंपनी की सारी अथॉरिटी जैन को दे देता है। तो जैन कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? अगर मैं तुम्हारी अथॉरिटी का मिसयूज करूं तब तुम क्या करोगे? तो यान कहता है, मुझे तुम्हारी काबिलियत पता है और मुझे पता है कि तुम मेरी कंपनी को कहां से कहां ले जा सकते हो, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपना काम बखूबी करोगे। और यान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे जैन उन लोगों के घर डिनर करने के लिए आता है। तो जिया जैसे ही जैन को देखती है तो उसे लगता है कि जैन उसके घर उसके एक्सीडेंट के पैसे मांगने आया है। तो जिया सीधा जैन पर भड़कने लगती है कि तभी वहाँ पर यान और साउ आ जाते हैं और जिया को बताते हैं कि ये जैन है और ये मेरा यूएस वाला फ्रेंड है जो अभी जैन की कंपनी में काम कर रहा है। तो जिया ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे जिया जैन का अच्छे से वेलकम करती है। तो जैन यान को चिढ़ाने के लिए साउ से चिपक चिपक कर बातें करता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है। तो यान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और साउ भी ये सब नोटिस कर रही होती है। तो वो जैन को आंखें भी दिखाती है, पर जैन पर उसका कोई असर नहीं होता। इधर जिया ये सब नोटिस करती है तो वो जैन से पूछती है कि वो साउ को कब से जानता है। तो जैन सबके सामने ये कबूल कर लेता है कि वो साउ से प्यार करता है और वो 7 साल से साउ को मनाने की कोशिश कर रहा है, पर साउ उसे चांस देने के लिए तैयार ही नहीं है और ना ही उसके प्यार को एक्सेप्ट करने की। तो जिया ये सब सुनकर तो और हैरान होती है, पर उसे अच्छा भी लगता है कि कोई लड़का है जो साउ से प्यार करता है। आगे यान जैन के इस हरकत को देखकर पूरी तरह पगला जाता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो जैन भी वहाँ से जाने लगता है। तो जिया कहती है, कम से कम तुम तो फ्रूट खाकर जाओ, मैंने बड़े प्यार से बनाया है। तो जैन रुक जाता है। आगे जिया जैन से माफी मांगती है और कहती है, प्लीज मुझे उस एक्सीडेंट के लिए माफ कर दो, मैंने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। तो जैन कहता है, कोई बात नहीं। अगले दिन जैन उस डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देता है और आगे की स्टोरी वहीं से दिखाई जाती है जो हमने पहले पार्ट में देखा था। यान से जो ऑफिस में अपने डाइवोर्स पेपर को देख रहा होता है और उसने अपने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दी होती है, बस उसे अपनी वाइफ की साइन की जरूरत होती है और वो उस पेपर को लेकर अपनी वाइफ के पास जा रहा होता है कि तभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। इधर यान की गर्लफ्रेंड साउ जो वो अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है और वो उस ड्रेस में काफी प्यारी लग रही होती है, और साउ अपने स्टाफ को बता रही होती है कि वो बहुत जल्द शादी करने वाली है। उसका बॉयफ्रेंड अपनी वाइफ को डाइवोर्स देने वाला है, उसके बाद वो दोनों बहुत जल्द शादी कर लेंगे, उसके बाद वो इस ड्रेस को खरीद लेगी। इधर हमारी ज्वेलरी शॉप में अपना एक लॉकेट ठीक करवाने के लिए गई होती है जो कि टूट गया होता है। तभी उसकी नजर यान पर पड़ती है, क्योंकि यान भी उसी ज्वेलरी शॉप में आया होता है रिंग लेने के लिए, पर जिया को ये बात पता नहीं होती। तो जिया यान का पीछा करती है ताकि वो उसे सरप्राइज दे सके, पर यान जिया को नहीं देखता कि तभी उधर से साउ आती है। तो यान साउ को देखकर स्माइल करता है और उसे अंगूठी दिखाता है कि तभी वहाँ पर एक चोर आ जाता है और यान के सर पर बंदूक रख देता है और उसे वो रिंग देने को कहता है, और इसी छीना झपटी में यान के सर पर वो बंदा गोली मारकर भाग जाता है। तो जिया अपने पति की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और साउ भी अपने बॉयफ्रेंड की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। पर यहाँ पर दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। जिया को ये बात नहीं पता होती कि उसका पति जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बचपन की दोस्त और उसकी बेस्ट फ्रेंड साउ है, जो अपने ही दोस्त का घर बर्बाद करने चली है। आगे जिया और साउ दोनों ही यान के पास जाते हैं और यान की ऐसी हालत देखकर दोनों खूब रोते हैं। आगे यान को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट होता है। इधर साउ
और जिया दोनों खुद को नहीं संभाल पाते। जिया तो पूरी तरह टूट ही जाती है, तो साऊ उसे संभालने की कोशिश करती है, पर बेचारी खुद को नहीं संभाल पाती तो वो जिया को क्या संभालेगी। कि तभी वहाँ पर मई आ जाती है और वो जिया को संभालती है और साऊ वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर वो खूब रोती है यान को लेकर। आगे यान का ऑपरेशन हो जाता है तो डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं कि यान कोमा में जा चुका है और वो कब होश में आएगा वो कुछ भी नहीं कह सकते। तो जिया और साओ ये सब सुनकर तो पूरी तरह टूट जाते हैं, पर जिया हार नहीं मानती और वो यान का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। इधर साओ का भी यही हाल होता है, उसका काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता। तो सारे वर्कर साओ पर ही भड़कने लगते हैं। तो जैन को ये सब देखा नहीं जाता और वो साओ को साइड में ले जाकर कहता है, तुम कब तक इस देवदास मोड में रहने वाली हो? तुम्हें भी पता है कि यान को कब होश आएगा, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और डॉक्टर का मानना है यान के सर में गोली लगी है, उसका बच पाना ही एक चमत्कार है, लेकिन उसके होश में आने की कोई उम्मीद नहीं है। जब डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी है तो फिर तुम किस उम्मीद पर जी रही हो? प्लीज ये सब छोड़ो और अपने आप को संभालो, क्योंकि तुम ये सब डिजर्व नहीं करती। प्लीज अब तो यान का पीछा छोड़ दो। भगवान भी नहीं चाहता कि तुम दोनों साथ हो, तो फिर क्यों तुम यान का पीछा कर रही हो? तो साओ कहती है, मैं यान से प्यार करती हूँ, चाहे यान जिस भी हालत में हो, मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसे नहीं छोड़ सकती। तो जैन साओ को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर साओ के आंखों पर तो प्यार की पट्टी पड़ी होती है, जिस वजह से वो जैन की एक बात भी नहीं सुनती और अपनी जिद पर ही अड़ी रहती है। आगे जिया यान की बहुत ही देखभाल करती है और उसे होश में लाने के लिए उससे ढेर सारी बातें करती है, पर यान कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। तो जिया ये सब देखकर पूरी तरह टूट जाती है और यान को पकड़कर खूब रोती है। इधर सन भी अपनी चालबाजी से बाज नहीं आता और वो यान की कंपनी को हड़पने का प्लान बनाता है, पर साओ और जैन सन के इस प्लान को पूरी तरह भाप लेते हैं और वो सन की एक भी चलने नहीं देते। पर सन हार नहीं मानता और वो नए नए पैतरे आजमाता है उन लोगों को परेशान करने का। आगे जिया को पता चलता है कि रेन ने स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिया है, तो जिया को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो रेन को ढूंढने के लिए जाती है। तो रेन जैसे ही जिया को देखता है, उसे देखते ही वो भागने लगता है। तो जिया रेन का पीछा नहीं छोड़ती और उसके पीछे भागती है। आगे जिया रेन से पूछती है कि तुमने स्कूल से ड्रॉप आउट क्यों किया? अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे चलकर तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। तो रेन कहता है, मैं अब नहीं पढ़ना चाहता, मैं बस पैसे कमाना चाहता हूँ। तो जिया कहती है, आखिरकार तुम्हें पैसे क्यों कमाने हैं? तो रेन कहता है, आपको क्या लगता है कि भाई कब तक होश में आएंगे? मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी होश में आएंगे और डॉक्टरों का भी तो यही मानना है कि भाई के होश में आने का चांस बहुत ही कम है। अगर भाई होश में नहीं आएंगे तो उनकी कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और भाई का मेडिकल बिल आप अकेली तो चुकता नहीं कर पाएंगी, उसके लिए तो हमें कमाना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं कमाने के लिए जा रहा हूँ। तो जिया को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो रेन को खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं घर बेच दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ का समझौता बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तुम्हारे भाई ने भी पास्ट में ऐसी गलती करने की सोची थी जब तुम्हारे पापा गुजर गए थे, लेकिन मैंने उसे ऐसा करने नहीं दिया था, तो तुम्हें भी मैं ऐसा करने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ से समझौता करने नहीं दूंगी, इसलिए चुपचाप तुम स्कूल जाओगे और बाकी का मामला मैं खुद सलटा लूंगी। हम एक परिवार हैं और परिवार में तो दुख सुख आते ही रहते हैं, वो हम साथ मिलकर सह लेंगे, लेकिन मैं इन सब की वजह से तुम्हारे कैरियर का समझौता बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो यान अपनी भाभी की एक भी नहीं सुनता, उल्टा गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी जिया ये सब देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है। इधर साओ भी यान से मिलने के लिए आती है और यान की ऐसी हालत देखकर बेचारी का दिल तो पूरी तरह टूट जाता है और वो इसी वजह से जाकर बार में खूब ड्रिंक करती है कि तभी वहाँ पर जैन आता है और उसे कहता है ड्रिंक करना बंद करो, पर साओ उसकी एक भी नहीं सुनती। तो जैन भी उसके साथ ड्रिंक करने लगता है। आगे जैन साओ को समझाने की कोशिश करता है कि वो यान का पीछा छोड़ दे, क्योंकि अब यान के पीछे भागना बेमतलब है और अगर तुम्हें यान और जिया की फिक्र हो रही है कि वो अपनी लाइफ आगे कैसे गुजारेंगे तो तुम उसकी टेंशन मत लो। और जैन साओ के सामने एक डील रखता है और कहता है, तुम मेरे साथ यूएस वापस चलो, वहाँ पर जाकर हम दोनों एक नई लाइफ की शुरुआत करेंगे और तुम यान और जिया की फिक्र मत करो। मैं यान और जिया के दोनों के ही खर्चे का बहुत ही अच्छा इंतजाम करके जाऊंगा, ताकि फ्यूचर में उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। तो साओ कहती है, तुम मेरे प्यार को खरीदना चाहते हो, लेकिन तुम याद रखना, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगी। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैंने अपने हिस्से का प्यार यान से किया है और उसके अलावा मैं किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगी। तो बेचारे जैन का ये सब सुनकर तो पूरी तरह दिल टूट जाता है। आगे साओ जैन को कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? तुम यूएस वापस क्यों नहीं चले जाते? तो जैन कहता है, जिस तरह तुम यान का पीछा नहीं छोड़ सकती, उसी तरह मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस तरह तुम यान
से प्यार करती हो, इसलिए मैं तुम्हें तकलीफ में छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। तो साओ कहती है मैंने तुम्हें कभी भी नहीं कहा, लेकिन थैंक यू मेरा इतना साथ देने के लिए। अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। आगे साओ नशे की हालत में घर आती है तो जिया साओ की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान होती है कि तभी साओ की नजर उसी शर्ट पर पड़ती है जो याओ ने एक्सीडेंट वाले दिन पहना था। तो जिया ये सब देखकर और इमोशनल हो जाती है और जिया को पकड़कर खूब रोने लगती है। तो जिया को लगता है साओ भी यान से उतना ही प्यार करती है जितना वो यान से प्यार करती है, पर उसका प्यार एक दोस्ती वाला प्यार है। आगे साओ हॉस्पिटल जाती है तो वो देखती है कि रेन यान के पास सोया हुआ है और उसने यान की बहुत ही देखभाल की है। तो जिया ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। तो वो रेन को कहती है अब तुम घर जाओ, मैं यहाँ पर रहती हूँ। तो रेन वहाँ से चला जाता है। आगे जिया यान की देखभाल करने लगती है और वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह जब जिया उठती है तो वो देखती है कि यान को होश आ चुका है। तो जिया ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है और उसका चेकअप करवाती है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि यान तो बिल्कुल ठीक है, पर उसकी मेमोरी पूरी तरह जा चुकी है, उसे पास्ट का कुछ भी याद नहीं है। अब वो एक कोरा कागज है जहाँ पर उसे सब कुछ उसे फिर से सिखाना होगा, वो भी नए सिरे से। तो जिया ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। इधर साओ को यान के कोर्ट से वो डाइवोर्स पेपर मिल जाता है। तो साओ ये सब देखकर रोने लगती है और उसे लगता है कि यान भी उससे बहुत प्यार करता था और उसने उसके साथ रहने की पूरी तैयारी भी कर ली थी। तो साओ ये सब देखकर खूब रोने लगती है। वेल आगे इन तीनों की लाइफ क्या मोड़ लेगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो उसके लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।